एक प्लेन क्रैश, एक बेहद ताकतवर राजनेता की मौत और महाराष्ट्र की राजनीति में उठा एक ऐसा तूफान जो अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया। अजीत पवार की इस अचानक मौत के पीछे की कहानी आखिर है क्या? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं से वो सवाल उठता है जो आज हर किसी के जहन में है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश छिपी हुई है? इस पूरे विश्लेषण में हम उन्हीं वजहों को देखेंगे जिनके कारण ये सवाल इतना बड़ा बन गया है। तो बात है 28 जनवरी की सुबह की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार एक चार्टर प्लेन से अपने घर यानी बारामती जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, प्लेन लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा था। लेकिन आखिरी कुछ पलों में कुछ ऐसा हुआ कि विमान रनवे तक पहुंच ही नहीं पाया और देखते ही देखते क्रैश हो गया। और यहीं से देखिए पहला सवाल खड़ा होता है। जो विमान क्रैश हुआ वो लेयरजेट 45XR था। अब इस मॉडल को दुनिया भर में सबसे सुरक्षित प्राइवेट जेट्स में से एक माना जाता है। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड दशकों से शानदार रहा है। तो फिर सवाल यह है कि इतना भरोसेमंद विमान इस तरह से क्रैश आखिर हो कैसे गया? तो शक की सुई सिर्फ विमान पर नहीं थी, असल में शक था टाइमिंग पर। उस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। अफवाहें बहुत गर्म थीं कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़कर वापस अपने चाचा शरद पवार के पास जाने की तैयारी में हैं। जरा सोचिए, अगर वो अपने समर्थक विधायकों के साथ वापस चले जाते तो महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार का पूरा समीकरण ही बदल सकता था। और ये शक सिर्फ बंद दरवाजों की बातें नहीं थीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे बड़े नेताओं ने तो इसे खुले तौर पर एक साजिश बता दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हुए कहा कि इस देश में अब राजनीतिक नेता ही सुरक्षित नहीं है। ये बयान इस मामले की गंभीरता को दिखाता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस शख्स को समझना होगा जो इस पूरे तूफान के केंद्र में थे। आखिर अजीत पवार कौन थे और उनकी शख्सियत इतनी उलझी हुई क्यों थी? अजीत पवार की शख्सियत के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू नजर आते हैं। उनके समर्थक उन्हें प्यार से दादा यानी बड़ा भाई बुलाते थे। उनके लिए वो एक ऐसे नेता थे जो जमीन से जुड़ा था और लोगों के काम चुटकियों में करवाता था। वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधी उन्हें एक ऐसा पावर ब्रोकर मानते थे जो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उनका राजनीतिक सफर महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जमीनी राजनीति को बहुत करीब से सीखा। 1991 में लोकसभा चुनाव जीतने के बावजूद उन्होंने वो सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी। ये एक ऐसा कदम था जिसने परिवार के प्रति उनकी वफादारी तो दिखाई, लेकिन यहीं से महाराष्ट्र की राजनीति पर उनकी अपनी पकड़ बनाने की शुरुआत भी हो गई। इसके बाद तो वो लगातार 7 बार विधायक और सबसे लंबे समय तक डिप्टी सीएम भी रहे। एक प्रशासक के तौर पर उनकी पहचान बिल्कुल साफ थी, निर्णायक और कुशल। मंत्रालय में उनकी सुबह 6 बजे वाली मीटिंग्स के किस्से काफी मशहूर थे। उनका काम करने का तरीका एकदम सीधा था, फाइलों पर हां या ना में तुरंत फैसला। इसी वजह से उन्हें एक बहुत असरदार एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता था, जो काम करवाने में यकीन रखता था। लेकिन जहां सत्ता थी वहां विवाद भी उनके साथ साथ चलते रहे और सबसे बड़ा आरोप था 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का। इल्जाम यह था कि जल संसाधन मंत्री रहते हुए हजारों करोड़ रुपए खर्च तो हुए, लेकिन राज्य की सिंचाई क्षमता में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। और सिर्फ घोटाले ही नहीं, उनका बेबाक अंदाज भी अक्सर विवादों की वजह बनता था। 2013 में जब किसान सूखे की मार झेल रहे थे, तब उनका ये बयान सामने आया था। इस पर पूरे देश में इतना हंगामा हुआ कि उन्हें पब्लिक में आकर माफी तक मांगनी पड़ी। ये उनके अंदाज को दिखाता है जो कभी-कभी बेहद विवादास्पद हो जाता था। पर इन सबसे भी बड़ा विवाद उनके अपने परिवार के अंदर हुआ। एक ऐसा झगड़ा जिसने महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार पवार वंश को ही 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया। इसकी शुरुआत 2019 में हुई, जब उन्होंने रातों रात बीजेपी के साथ मिलकर 80 घंटे की सरकार बना ली। फिर जुलाई 2023 में उन्होंने पार्टी को ही तोड़ दिया और ज्यादातर विधायकों को अपने साथ ले गए। लड़ाई यहीं नहीं रुकी, चुनाव आयोग ने भी उन्हीं के गुट को असली एनसीपी मान लिया और ये राजनीतिक लड़ाई तब पूरी तरह से पारिवारिक बन गई जब बारामती सीट पर उनकी पत्नी का मुकाबला उन्हीं की बहन सुप्रिया सूले से हुआ, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और यहीं पर कहानी वापस घूमकर उस साजिश वाली थ्योरी पर आ जाती है। उनकी मौत से ठीक पहले राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर थी कि चाचा भतीजे में सुलह होने वाली है, एक ऐसी सुलह जो महाराष्ट्र के सत्ता का खेल एक बार फिर से पलट सकती थी। तो फिर अजीत पवार की विरासत क्या है? उन्हें कैसे याद किया जाता है? उनकी शख्सियत को आप 3 मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ विकास करने वाले नेता की छवि है,
दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप हैं, और इन सबके बीच एक माहिर पावर ब्रोकर की पहचान जो सत्ता के खेल को अच्छी तरह समझता था। तो कुछ लोगों के लिए वो एक ऐसे दादा थे जो एक इशारे पर काम करवा देते थे। वहीं आलोचकों के लिए वो मौकापरस राजनीति का चेहरा थे। लेकिन एक बात तो साफ है, उनकी मौत ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ दिया है, जिसका असर आने वाले लंबे समय तक दिखाई देगा। तो आखिरी सवाल यही है कि इतिहास उन्हें किस रूप में याद रखेगा? एक पावर ब्रोकर जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता था, या फिर एक जनसेवक जिसने जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश की? शायद इसका जवाब भी उनकी शख्सियत की तरह ही हमेशा जटिल और बहस का एक विषय बना रहेगा।